कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने चैनल रिव्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ में हूँ आपका अपना गुलाम मुर्तज़ा। दोस्तों, आपसे इल्तिमास है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरी ख्वाहिश है कि कुछ नौजवान इससे सीखें, किताबों की तरफ रुझान आए नौजवान नस्ल का, जो कि आजकल बिल्कुल भी नहीं है। आज जिस किताब की हम बात करने जा रहे हैं, उस किताब का नाम है सिंधु घाटी और समंदर। अबू बकर शेख साहब की किताब है। 1600 रुपये इसकी कीमत है। संगे मील पब्लिकेशंस लाहौर की तरफ शाया की गई ये किताब है। बैक टाइटल पे मुसन्निफ का तारुफ दिया हुआ है। 12 जून 1962 में आप पैदा हुए बदीन में। और इससे पहले मोहतरम अबू बकर शेख साहब ने किताबें जो लिखी हैं उनका जिक्र मैं आपसे करता चलूँ। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, तारीख के मुसाफिर, कथाएं जादूगर बस्तियों की। अगर आप अबू बकर शेख साहब को ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उर्दू डॉन न्यूज़ की जो वेबसाइट है उर्दू में, उसमें आप ब्लॉग्स लिखते हैं। ये किताब भी तकरीबन 35 ब्लॉग्स को कंपाइल करके लिखी गई है। आजकल वहाँ पे मोहतरम अबू बकर शेख साहब लिख रहे हैं कराची सदियों की कथा। तारीख कहते किसे हैं? इस किताब में दो चीज़ें, एक तो माहौलियात और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए, और दूसरा तारीख। दोनों मिले जुले रुझानात पे मुश्तमिल ये किताब है। बहुत खूब लिखते हैं, आर्कियोलॉजी पे लिखते हैं, माहौलियात पे लिखते हैं, तारीख पे लिखते हैं, और ख़ुद जाके अबू बकर शेख साहब वहाँ जाके विज़िट करके फिर लिखते हैं। इस तरह घर बैठे नहीं लिखते। तारीख किसे कहते हैं दोस्तों? खुद अबू बकर शेख साहब से ही पूछ लेते हैं। कहते हैं चिंगारी कहाँ लगती है और इस चिंगारी के नतीजे में कब्रिस्तान कहाँ आबाद होते हैं। कुछ लोग कहते हैं तारीख बादशाहों की कहानियों के सिवा कुछ नहीं। वो लोग अगर उन शहरों की दीवारों और वीरान गलियों से कभी आकर ये पूछें कि तारीख क्या है, तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि गुजरा वक्त जिसमें हमें बगैर किसी सबब के जलाकर वीरान कर दिया गया, महज इसलिए कि हम खुशहाल थे और जंग पर ईमान नहीं रखते थे, इसलिए, और हमारी बर्बादी के लिए ये कोई सबब नहीं था। मगर हम तो जल चुके और वीरानियाँ हमारे नसीब में किसी फसल की तरह उगती हैं। मगर हमारे अंजाम से अगर दुनिया चाहे तो बहुत कुछ सीख सकती है कि चिंगारी तो लगी हज़ारों हज़ारों मील दूर, मगर आंगन तो जले हमारे, जिनको यकीनन जलना नहीं चाहिए। जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह 1223 में दोस्तों, जब मंगोलों से भागकर अल्तमश के पास गया पनाह लेने, तो अल्तमश ने पनाह तो नहीं दी, बल्कि जो एलची भेजा गया था उसको भी कत्ल कर दिया। तो जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह वापस आकर ससुई का बम्बोर, जिसे हम देवल भी कहते हैं, उस शहर की ये रूदा जलाकर वीरान कर दिया। बाद में ये शहर कभी आबाद नहीं हो सका। पता नहीं क्यों हम तारीख से सीखते नहीं हैं। जंग बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी जब जंग आपके ऊपर मुसल्लत की जाए तो फिर इसी तरह जवाब दिया जाता है जिस तरह इस मरतबा पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज ने दिया है। आपने कभी सोचा है कि हमारी आने वाली नस्लें इस जंग के बारे में मुस्तंद मालूमात कहाँ से हासिल कर सकें? सोचें, जब आज डिजिटल हर चीज़ हो गई है, फिर भी डिसइन्फॉर्मेशन और मिसइन्फॉर्मेशन के इतने ज़राए पता ही नहीं चलता सच क्या है झूठ क्या है। कैसे अगली नस्लों को कैसे पता चलेगा? ऐसी किताबों से। द वे इट वॉज, ब्रिगेडियर ज़ाहिर आलम खान, TPK, अ ब्रेव सोल्जर्स पर्सपेक्टिव ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। क्या लिखा है? क्रिटिकल, सो क्रिटिकल। 8 भाई, आठों के आठों जंग में 2 शहीद हो जाते हैं, बर्री, बहरी, फ़ज़ाई को।
लेकिन क्या लिखा है इस किताब में कभी बात करेंगे। 1971 की जंग में आप एसएससी कमांडो थे और ईस्ट बंगाल में लड़ रहे थे। बहुत खूब लिखा है, बहुत ही खूब लिखा है, किसी पे कोई रियायत नहीं। आपके छोटे भाई 4 स्टार जनरल बने पाकिस्तान आर्मी में, 3 स्टार जनरल बने, नेवी में एयर वाइस एडमिरल बने, स्क्वाड्रन लीडर बने पाकिस्तान एयरफोर्स में, आठों के आठों पाकिस्तान की अफवाज में। और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कितना सच, इतना कड़वा सच लिखा है। 1949 में आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया, ब्रिगेडियर के उहदे से आपने तक रहे। तो नाज़रीन, ऐसी मेमोइर्स जब लिखे जाएंगे आज से 100 साल, 150 साल, 50 साल के बाद, तब जाके हमारी अगली आने वाली नस्लों के लिए महफूज मुस्तनिद मालूमात पहुँच सके। किताब इसलिए ज़रूरी है, वीडियोज़ की कोई वैलिडेशन नहीं। आप जितने भी हक़ाइक़ पे मबनी वीडियोज़ बनाएं, आने वाली नस्लों के लिए किताब, वो डिजिटल हो, ऑनलाइन हो, किसी भी तरह हो, किताब। अच्छा, तारीख़ का शागिर्द किताब अगर हाथ में उठाए तो उसे कैसे पता चले कि ये मुस्तनिद है? सवाल है अपनी जगह। रेफरेंसेस, हवाला जात, हर मजमून के बाद अबू बकर शेख साहब हवाला जात के एक अंबार लगा देते हैं। तबकात नासरी, तारीख़ फरिश्ता, तारीख़ सिंध, पैरायती सिंध कथा, सब के सब मुस्तनद राइटर। फिर अंग्रेज़ों की ऑटोबायोग्राफीज जो उन्होंने इस वक्त सर्वेज करके अपनी अपनी एम्बेसीज में जमा करवाई। पिछली मरतबा मैंने आपको बताया था अलेक्जेंडर बर्न्स, इस मरतबा दोनों भाइयों का जिक्र, अलेक्जेंडर बर्न्स और जेम्स बर्न्स जो कि सर्जन है। यहाँ आए 1827 में मीर अली मुराद तालपुर साहब का इलाज करने के लिए। बड़ी आवभगत की गई है, बड़ी इज्जत दी गई है टालपुरों की तरफ से। जेम्स बर्न्स सिंध के दरबार में, अलेक्जेंडर बर्न्स सिंध दरबार से रंजीत सिंह की दरबार था। अलेक्जेंडर बर्न्स 1830 में राजा रंजीत सिंह के पास लाहौर में पहुंचे। एक एक तारीख, एक एक दिन अबू बकर शेख साहब ने बड़ी वजाहत से लिखा है। क्योंकि अंग्रेज आज तक गोरा रिलेवेंट क्यों है नाज़रीन? सिर्फ इस वजह से कि वो लिखता है, हर चीज़ लिखता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखता है, इवन अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी लिखता है। अब जैसे मिस्टर ईस्टविक साहब हैं, मंचल झील में फंस गए हैं, कोस रहे हैं मंचल झील को, कहाँ किस अजाब में फंस गया। इतनी मंचल झील उस वक्त वसी थी, आज क्या है? तबाही है। वहाँ पे गांव आबाद थे कश्तियों में गांव आबाद थे। 80-80, 100-100 कश्तियाँ एक गांव में होती थी, जिसमें किसी कश्ती में दर्जी बैठा हुआ है, किसी में परचून की दुकान लगी हुई है, किसी में कुछ, बाकियों में घर। शादियाँ भी वहीं होती थी, निकाह भी वहीं होते थे, मरते भी वहीं थे, सोग भी वहीं मनाते थे, पानी के अंदर। आज क्या है? मंचल झील। फिर हम कहते हैं कि हम खुद ही तबाह करते हैं मंचल झील, जहाँ अब मौत पनपती है। मैं चाहूँगा कि वहाँ से आपको पढ़ के सुनाऊँ। हम माहीगीर सबसे ज़्यादा इज्जत पानी की और उसकी सतह पर चलने वाली कश्ती की करते हैं, क्योंकि ये दोनों हमें खुराक की सूरत में ज़िंदगी देते हैं। ये झील जो 250 मुरब्बा किलोमीटर में फैली हुई है, गुजरे दिनों में यहाँ इस झील की सतह पर एक कायनात बसती थी। 600 से भी ज़ायद कश्तियाँ थीं जो इस झील पर तैरती थीं। कुछ माहीगीरों के किनारों पर आबादियाँ थीं, मगर सैकड़ों खानदान थे जो रहते ही पानी की सतह पर कश्तियों में थे, बल्कि कश्तियों पर तैरते गांव थे। जन्म लेने से सांस की डोरी टूटने तक वो कश्तियों पर ही रहते थे।
अबू बकर शेख साहब के लिखने का एक गुण है, एक ब्यूटी है, वो ये कि अपने हमअसर और अपने सीनियर्स को बार बार उनके रेफरेंसेस दे रहे हैं। ताज सेराई साहब हैं, गुल हसन कलमती साहब हैं, बदर अबड़ू साहब हैं, इवन अल्ताफ शेख साहब हैं, सबके हवाला जात दे रहे हैं। जहाँ से भी जो चीज़ मिल रही है लिख रहे हैं। ये एक अच्छी लिखारी की निशानी होती है। अंग्रेज़ों के तो सारे किताब याद किए हुए हैं, एक एक किताब 35 ब्लॉग्स हैं इसमें। अच्छा, एक बात मैं ज़रूर करूँगा, अबू बकर शेख साहब को या सनी मिल पब्लिकेशंस वालों को ये ज़रूर गौर करना चाहिए कि जब इतनी अच्छी पब्लिकेशन की तरफ से ये किताब आ रही है तो कम से कम इसमें एडिटिंग का तो ख्याल रखा जाए। बहुत गलतियाँ एडिटिंग की, बहुत ज़्यादा, ये नहीं होनी चाहिए। कम से कम अबू बकर शेख साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं शबीर सुमरो साहब, उससे ही एडिटिंग करवा देते। उर्दू के बहुत बड़े और अच्छे लिखारी हैं शबीर सुमरो साहब। और अबू बकर शेख साहब को मैं एक रिक्वेस्ट ये ज़रूर करूँगा कि जब आप कोई ब्लॉग लिखते हैं तो उसमें आपके पास एक मखसूस दायरा होता है, उसके अंदर आपने लिखना होता है, जो अल्फाज जो सफ़ात आपको मिले हुए होते हैं। लेकिन जब किताब होती है उस किताब में आपके पास वसअत है। किताब का यही तो फ़ायदा होता है कि आप खुल के लिख सकते हैं किताब में। लेकिन कुछ चीज़ों पे कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि वो ब्लॉग्स हैं, किताब की सूरत में जब आते हैं तो किताब की सूरत में आप उसको थोड़ा आगे बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो जो ब्लॉग्स आपने लिखे हुए हैं, जैसे आजकल आप लिख रहे हैं कराची सदियों की कथा, ठीक है, वो ब्लॉग्स आप लिखें, लेकिन जब वो किताबी सूरत में आए तो उसको खोल के आप और एक दफ़ा नज़र उस पर दोहराएं। सूफ़ी, मेहनतकश और शायर शाह करीम बुल्लीवा, ग्रेट ग्रैंड फादर हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई साहब के। मारवी, बर, बारिश और थर। अच्छा, शाह करीम बुल्ली वालों के लिए लिखते हैं कि हर चीज़ उनकी ज़िंदगी में आपको मिल जाएगी, लेकिन करामत नहीं मिलेगी। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि शाह अब्दुल करीम की ज़िंदगी में आपको कोई करामत नहीं मिलेगी, और न कोई ऐसी बात पढ़ने या सुनने को मिलेगी जिसमें करामत दिखाने या कोशिश करने की बात की गई हो। इस सूफी बुजुर्ग की सारी ज़िंदगी की पहचान उनके अमली काम है, उनका किरदार उनके अमलों की वजह से ही पहचाना जाता है। ये शाह भिटाई सरकार ने अपने तरदादा के यहाँ मकबरा 1741 1741 में तामीर करवाया था। और जितना वक्त तामीर का काम चलता रहा, शाह लतीफ़ इसी जगह पर शब रोज़ गुजारते थे। लोग यहाँ इस आस्थाने पर बड़ी एहतराम से आते हैं और महसूस करते हैं कि एक ज़माने में लतीफ़ साईं यहाँ रहते थे। कोई भी बाबर का नबीना बेटा सिंध मिर्ज़ा कामरान, जिसको शाह हसन अरगून ने अपनी बेटी चूचक बेगम दी। चूचक बेगम ज़िंदगी के आखिरी हिस्सों तक कामरान मिर्ज़ा के साथ ज़िंदगी गुजारती रही, मक्का में फोत हो गए कामरान मिर्ज़ा। हुमायूं के साथ लड़ते रहते थे, हुमायूं ने फिर आखिर में अंधा करवा दिया। चूचक बेगम को मना करने आए शाह हसन अरगून, जो उनके वालिद साहब थे, कि इस अंधे के साथ आप मक्का मौज़ूआ हज करने ना जाए। उसने कहा ये बादशाह था, तब तो आपको बड़ा प्यार था इस पर, आज ये जब अंधा हो गया है तो मैं इसके साथ मक्का मौज़ूआ ना जाऊँ, लोग आपको भी तू करेंगे, मुझे जाने दे। फिर शाह हसन अरगून ने जाने दिया, वहीं पे जाके फोत हो गए। मज़े की बात, दो माओं से दो बेटे, एक एक साल की वक्फे के साथ पैदा हुए, 1508 और 1509 में, हुमायूं और कामरान मिर्ज़ा। और फोत भी इसी तरह हुए 1554 और 1555 में। फिर हुमायूं का बेटा हुआ अकबर, फिर अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद औरंगज़ेब, अल्लाह खैर सलाह। बदर अबू साहब ने लिखा है सिंध जो शाह,
उनकी किताब है संजू शाह। उन्होंने वाज़ेह लिखा है कि अगर औरंगज़ेब की जगह पे दारा, शाहजहाँ का जो लाडला बेटा था दारा, बहुत बड़ा आलम भी था अपने दौर का, वो अगर दिल्ली के तख्त पे आता तो बरे सगीर के हालात जो आज हैं वो कभी नहीं होते। बहुत बड़ी बात है। बता रहा साहब, ही इज़ अ लेजेंड, लिविंग लेजेंड। तो बस हम औरंगज़ेब साहब को याद करते हैं कि फतवा आलमगीरी उन्होंने लिख के हमें दे दी। जलालुद्दीन ख्वारज़म सिंधु घाटी में कहाँ से निकले, कहाँ पे तबाही करके चले गए। मैं कुछ आपको फेरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, 14वीं सदी, इब्न बतूता का जिक्र किया है। इब्न बतूता है इस सेवन में, जिस मदरसे की छत पे वो सोते हैं, वहाँ से जो फसील है और किला की, उस पर लाशें टंगी हुई, उस छत से ही चले गए। तो इतनी लाशें, ये तकरीबन आए 1330 के करीब। अब आप देख लें। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फेरोज तुगलक, ये भी 14वीं सदी का वक्त है। आइए इस किताब के बारे में थोड़ा मैं आपको कि अब यहाँ मेला नहीं लगेगा। हमारे इस तबकाती समाज में मरकजी तौर पर 3 तबकात बसते हैं। एक वो जिनको जेब में पैसे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उनमें से अक्सर ऐसे भी हैं जिनको अपने बैंक बैलेंस का भी पता नहीं होता। उन लोगों की एक अलग दुनिया है। फिर मिडिल तबका आता है, और वो बिल्कुल मंझधार के मिडिल में ही फंसा है, न इस किनारे पर न उस किनारे पर, बस उसको सफ़ेद इस्त्री किए हुए कपड़े ही नसीब होते हैं। फिर एक और तबका भी बसता है जो बस बसता ही है, उसके पास होता कुछ नहीं है, न बिजली, न पानी, न अस्पताल, न सड़क, न कोई और ज़िंदगी की सहूलियत। एक ज़माने में पीने का पानी आता था, अब वो भी कभी कभार ही आता है। हालात अच्छे नहीं हो रहे बल्कि मुसलसल बिगड़ रहे। अबू बकर शेख साहब के लिखने का जो अंदाज है, जेम्स बर्नसन के दरबार में, तो ये किताब लाजमी पढ़ें, लाजमी पढ़ें। कि जेम्स बर्न्स जब खुद बीमार हो गए तो सिंध के जो वज़ीर आज़म है वली मोहम्मद निगारी साहब, वो उनके पास बैठे हुए पूरा दिन, खारो छान, प्यास और पानी से डूबता जजीरा। अब ये माहौलियात पे जिक्र कर रहा हूँ। जो दोस्त कहते हैं ना कि समंदर में आके पानी ज़ाया हो जाता है, उस हर इंसान को ये किताब लाजमी पढ़नी चाहिए। और सिंध हुकूमत को तो ये किताब निसाब भी शामिल करनी चाहिए। ये हुकूमत इदारों के काम है जो एक आम इंसान कर रहा है। दोस्तों, ये आम काम नहीं है। कह रहे हैं कि इस पानी के कम होने की हकीकत को किताब एम्पायर्स ऑफ द इंडस की मुसन्निफा एलाइस अल्बीनिया ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। वो लिखती हैं कि 1958 में कोटरी बैराज मुकम्मल होने के बाद 3500 किलोमीटर पर फैली हुई इंडस डेल्टा 250 किलोमीटर तक सुकड़ गई। 3500 किलोमीटर तक डेल्टा थी, मीठा पानी आता था, आपकी जीवन थी, पूरा एक इको सिस्टम था, वो 250 किलोमीटर तक सुकड़ गई। समंदर में पानी का जाना बिल्कुल कम हो गया। मीठे पानी की कमी की वजह से तीमर, मैंग्रोव के जंगलात उजड़ गए। चावल की फसलें देने वाली ज़मीनें सफ़ेद नमक में बदल गईं। काश्तकारों के पास मछली के शिकार के सिवा और कुछ नहीं बचा। ये होता है जब मीठा पानी समंदर में नहीं आता। और हमारे दोस्त कहते हैं मीठा पानी तो ज़ाया हो जाता है समंदर में। कहते हैं जी बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही। क्या होता है वो सुने। जिस घाट पर आप आए थे वो कब का समंदर के गहरे पानी में गुम हो गया। मतलब अबू बकर शेख साहब खुद जहाँ पे गए थे 10-15 साल पहले, वो पानी, वहाँ पे पानी आ गया। ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल किसी चाइनी ड्रैगन की तरह सब कुछ निगलता जा रहा है। घाट, जमीनें, जंगल, हमारा गांव इस घाट से कुछ किलोमीटर पर है। अगर ये रफ्तार रही तो 5-8 वर्ष के बाद हमारा गांव भी समुद्र के इन पानियों में होगा। ये वहां पे हालात है। हम कहते हैं कि पानी ज़ाया हो रहा है। शुक्रिया मिस्टर ईस्टविक
मिस्टर ईस्विक साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। वो एक ज़बरदस्त अदब और इंसान दोस्त इंसान थे। उनकी तहरीर में रिचर्ड बर्टन साहब वाली वो गहराई और मंजर निगारी नहीं सही, मगर फिर भी ये मुख्तसर मगर अच्छे लिखने वाले थे। ईस्टविक साहब का ये सिंध की तरफ सफ़र सिंध पर ब्रिटिश राज कायम होने से 2 बरस पहले यानी 1839 से 1841 तक का है। इस अहम तारीखी सफ़र में हम ईस्टविक साहब के साथ दीसा के शहर से साथ चलेंगे जो गुजरात के पालनपुर रियासत में था। ईस्टविक साहब अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे इतनी सख्त जुबान यूज़ कर रहे हैं कि क्या ही बताएं। इनकी किताब है लीव्स फ्रॉम यंग एज। तो दोस्तों इस किताब को लाजमी पढ़ें। हमारी कोशिश होगी यूसुफ मीर, एक किताब जो शाहजहाँ के दरबार तक न पहुँच सकी, तारीख मज़र शाहजहाँ। पीर हुसामुद्दीन राजकी साहब को ये किताब पता नहीं कैसे आते चल गई। बहुत बड़े आलिम थे पीर हुसामुद्दीन राजकी साहब, जिन्होंने फिर सिंध की तारीख पे उस किताब से बड़ा इस्तिफादा लिया। ये लिखी है यूसुफ मीर साहब ने कि शाहजहाँ को बताऊं कि तुम्हारी बेगम के जो रिश्तेदार हैं, जो सेवन में गवर्नर आपने लगाए हुए हैं, वो तो यहाँ पे जुल्म अनारकी का समा बंधा हुआ है इन लोगों ने, लेकिन ये किताब वहाँ तक नहीं भेज सकी, पहुँच सकी। इसी तरह आप इस किताब से आपको पता चलेगा कि कब कौन किस जगह बादशाह था। सिंध की पूरी तारीख इस किताब में नहीं तो आपको हिंट्स ज़रूर मिल जाएंगे। समा कब थे, सुमरा कब थे, करोड़ा कब थे, टालपुर कब थे, अंग्रेज़ कब आए, माई भागी जिसके भाग न जाने क्या हुआ। हर वजूद की एक अपनी अलग कायनात है। उस कायनात के अंदर उसके अपने आसमान, अपने सहरा, अपने सुबह शाम, अपने गम और खुशियों की दुनिया बसती। ये ज़रूरी नहीं कि जब कोई हमसे मुस्कुरा कर बात कर रहा हो तो उसके अंदर में भी उस वक्त मुस्कान की कली खिली हो। इसलिए हर हैवान नातिक एक वजूद रखते हुए भी 2 दुनियाओं में जीता है, एक आपके साथ, एक अंदर में अपने साथ। दोस्तों पढ़ें, लाजमी पढ़ें, मुस्तनद किताबें पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि आज हम कहाँ हैं, हमारा माजी क्या था और हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। तारीख को पढ़ने का फ़ायदा ही ये होता है कि हमें हाल का पता चले और मुस्तकबिल के लिए हम कोई प्लानिंग्स कर सकें। मिलते हैं अगले व्लॉग में आपके साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।